गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के साथ एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत सबसे पहले साइट्स, ट्रैफिक, उसके पश्चात CAWT की चर्चा प्रारंभ करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का PDF मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज, एनवायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज, मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज, साथ में कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज और क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं यह है जैव विविधता, क्योंकि हमने चर्चा प्रारंभ किया था जब 1992 की, जिसका नाम था पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन, UNCED। तो वहां से संबंध रखने वाला जो एक सेगमेंट था वह है जैव विविधता, CBD। लेकिन उसकी चर्चा करने से पूर्व हमने कहा कि अतीत से बहुत से ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिनका उद्देश्य था जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित करना। और उसी दृष्टिकोण में हमने सबसे पहले 1948 में IUCN का डिस्कशन किया, 1964 में रेड डाटा बुक का डिस्कशन किया, जिसके माध्यम से 9 प्रकार की सूची जारी होती है। उसके पश्चात 1971 की रामसर आर्द्रभूमि की चर्चा हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए 1973 की चर्चा हम प्रारंभ करने चल रहे हैं। यहां पर हम ज्यादातर स्लाइड प्लस कुछ यहां पर डिस्क्रिप्शन टाइप से हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि जहां पर फैक्ट ज्यादा होता है तो वहां पर सब कुछ लिखा ही जाए तो और कोई मतलब है नहीं, इसलिए यहां पर इसका स्लाइड का हम प्रयोग कर रहे हैं। यहां पर जो 1973 की चर्चा है जो महत्वपूर्ण है जैव विविधता के संरक्षण के दृष्टिकोण से, उसका नाम है साइट। ये जो साइट है, साइट के अगर देखे जाएं कितने पक्षधर राष्ट्र हैं वर्तमान में, तो 184 राष्ट्र हैं जो इसके सदस्य हैं। वैसे साइट्स का एक और नाम है और इसी को कहते हैं वाशिंगटन कन्वेंशन। आपसे पूछा जा सकता है वाशिंगटन कन्वेंशन या साइट्स क्या दोनों दो चीजें हैं या एक ही हैं? तो आप कहेंगे दोनों एक ही हैं, भिन्न नहीं है। यहां पर अब प्रश्न उठता है कि साइट्स का पूरा नाम क्या है, क्योंकि साइट्स अगर किसी प्रकार का कोई कन्वेंशन एग्जिस्ट करता है तो उसका कुछ अस्तित्व होगा, कुछ मायने होगा। यहां पर है साइट्स का पूरा नाम द कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। यहां पर इसके संदर्भ को समझिए, लिखा है कि जो कंजर्वेशन, द कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, इसका तात्पर्य है बहुत सी ऐसी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। इंडेंजर्ड मतलब क्या होता है, यह आपको IUCN की रेड डाटा बुक बताती है, क्योंकि रेड डाटा बुक की जो पहली सूची है उसी को हम क्या कहते हैं, वन से विलुप्त। वन से नहीं, पहला तो है विलुप्त प्राणी, दूसरा है वन से विलुप्त, तीसरा है अति संकटग्रस्त और चौथी जो सूची होती है उसको कहते हैं संकटग्रस्त अर्थात इंडेंजर्ड लिस्ट। यह कह रहा है ऐसा स्पीसीज, चाहे वह फ्लोरा हो चाहे वह फौना हो, अर्थात चाहे वह स्पीसीज वनस्पति जगत का हो चाहे वह स्पीसीज जंतु जगत का हो, अगर वह इंडेंजर्ड की लिस्ट में सम्मिलित है IUCN के अनुसार, तो ऐसे किसी भी स्पीसीज का इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होना चाहिए। उसी के संरक्षण की बात यह करता है, इसलिए लिखा गया है द कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उस दौरान इनका संरक्षण सुनिश्चित किया जाए कि किसी ऐसे स्पीसीज का ट्रेड ना हो जो इंडेंजर्ड की लिस्ट में विद्यमान हो। तो ये बात हमको समझ में आ गई साइट्स का अर्थ क्या होता है, कि इंडेंजर्ड स्पीसीज के संरक्षण को सुनिश्चित करना, किससे, इंटरनेशनल ट्रेड से। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत से ऐसे स्पीसीज का हम लोग आदान प्रदान करते हैं
कि जिससे उनकी स्पीसीज अतिशीघ्र समाप्त हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें हाथी का दांत, हाथी की हड्डियां, ये सब क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड होती हैं, तस्करी होती है। तो ऐसा कोई भी स्पीसीज जो इंडेंजर्ड की लिस्ट में विद्यमान है उसका किसी भी प्रकार से इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होना चाहिए। इसका निर्धारण कौन करेगा, यह साइट्स करता है। कौन करता है, साइट्स करता है। इसमें कितने सदस्य राष्ट्र हैं, 184 हैं। यह कब का कन्वेंशन है, तो 1983 का है, अरे 73 का है। कब का है, 1973 का यह कन्वेंशन है। यह हमको डेट याद रखनी है। लेकिन यहां पर 3 मार्च का भी डेट याद रखना है, क्योंकि यह कन्वेंशन जब एक बना तो वह डेट था 3 मार्च और सन था 1973। इसलिए 3 मार्च को याद करने के लिए यहां पर हम कहेंगे डेट मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेशन। आपसे पूछा जा सकता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेशन किस तारीख को मनाया जाता है, तो आंसर होगा 3 मार्च को। जैसे हम लोग देखे थे वर्ल्ड वेटलैंड डे कब था, 2 फरवरी, क्योंकि 2 फरवरी 1973 को रामसर आर्द्रभूमि कन्वेंशन अस्तित्व में आया था। उसी प्रकार 3 मार्च 1973 को यह साइट्स प्रभाव में आया है, अस्तित्व में आया है। इसलिए इसको याद करने के लिए वर्ल्ड वाइल्ड डे सेलिब्रेशन किया जाता है 3 मार्च को। ये बातें हमको स्पष्ट हो गई। फिर यहां पर बात आती है इसको एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, मतलब किसके देखरेख में यह कार्य करता है, साइट्स संस्था किसके देखरेख में काम करती है, तो यह यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्य करती है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्या है, इसकी चर्चा हम लोग किए थे तब जब स्टॉकहोम की चर्चा कर रहे थे, और स्टॉकहोम की चर्चा 1972 में हो रही थी। और उसी दौरान हमने आपसे कहा था, यह सबसे पहला डिस्कशन हमारा था जब हम एनवायरनमेंट इकोलॉजी की शुरुआत किए थे। तो वहां पर प्रारंभ में ही हमने यह डिस्कस किया था कि किस प्रकार से निश्चयवाद और संभववाद के मध्य की समस्याओं को समाप्त करने के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किया गया, और वहीं पर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना की नींव भी रखी गई थी। तो वही यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, केनिया नैरोबी में है, यही इस साइट्स का भी क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है। साइट्स जो है इसी की देखरेख में कार्य करती है। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई। फिर हमको ध्यान रखना है कि भारत इसका सदस्य कब बनता है, तो भारत 1976 में इसका सदस्य बनता है। 3 साल बाद भारत साइट्स का सदस्य बन जाता है। फिर चलते हैं आगे। यहां पर देखें तो यह जो साइट्स है यह भी 3 प्रकार का अपेंडिक्स जारी करता है। जैसे IUCN की रेड डाटा बुक 9 प्रकार की लिस्ट जारी करती है, उसी प्रकार से यह साइट्स जो है 3 प्रकार की अपेंडिक्स जारी करती है जो हमको स्पष्ट होनी चाहिए। ये अपेंडिक्स कौन कौन सी हैं, इनके क्या नाम है, यह हमको ध्यानपूर्वक समझना है। अगर देखें इसकी जो पहली अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स 1, इसमें ऐसे स्पीसीज को शामिल किया जाता है जो विलुप्त होने की कगार पर है। कैसे कगार पर है, विलुप्त होने की कगार पर है, अर्थात देखा जाए तो अति संकटग्रस्त हैं। भाई विलुप्त होने के कगार पे कौन है, एक तो स्पीसीज होती है जो पूरा विलुप्त हो गई है, एक है जो जंगल से विलुप्त हो गई है, और उसके बाद होती है अति संकटग्रस्त जो विलुप्त होने की कगार पे होता है। इसका दूसरे दृष्टिकोण से अगर संदर्भ देखें, इसका तात्पर्य होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी यहां तो ये जो है ना, यहां पर देखते हैं, इसी को हम कहते हैं CR, यानी अति संकटग्रस्त की सूची। तो यदि किसी भी स्पीसीज को हमने अपेंडिक्स 1 में डाल दिया, किसी को भी डाल दिया, तो उस स्पीसीज को अब माना जाएगा इसका किसी भी प्रकार, यानी देखा यहां पे है कि पूर्णतः प्रतिबंधित है, अर्थात अब स्पीसीज का किसी भी प्रकार से इंटरनेशनल ट्रेड नहीं किया जा सकता, पूर्णतः प्रतिबंधित है। क्यों? क्योंकि यह स्पीसीज अब अति संकटग्रस्त की श्रेणी से विलुप्त होने की कगार पर पहुंचने वाली है। इसीलिए इस स्पीसीज का क्या करेंगे, हम
इसको पूर्णतः प्रतिबंधित कर देंगे, इसका किसी भी प्रकार से इंटरनेशनल ट्रेड नहीं किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार जो अपेंडिक्स 2 होती है, इसमें ऐसे स्पीसीज को शामिल किया जाता है कि जो निकट भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं। किसमें विलुप्त हो सकते हैं? निकट भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं। अर्थात IUCN की रेड डाटा बुक की सूची याद करो आप। विलुप्त, जंगल से विलुप्त, इंडेंजर्ड नहीं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड अति संकटग्रस्त, उसके पश्चात संकटग्रस्त, उसके पश्चात होता है वल्नरेबल, उसके पश्चात होता है निकट संकटग्रस्त, है ना। तो इस प्रकार से हम कहेंगे निकट संकटग्रस्त की भी सूची एक जारी होती है जो निकट भविष्य में संकटग्रस्त की श्रेणी में आ सकते हैं। तो ऐसे स्पीसीज का हम ट्रेड करेंगे। क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे, लेकिन यहां पर इस पर आंशिक प्रतिबंध रहेगा, पूर्णतः प्रतिबंध नहीं रहेगा, आंशिक प्रतिबंध रहेगा। इसका तात्पर्य है यहां पर इसका जो हम आदान प्रदान करेंगे, इसका एक स्पेसिफिक उद्देश्य होगा। स्पेसिफिक उद्देश्य का तात्पर्य, इसका हम ट्रेड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका प्रयोग साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा रहा होगा, इसका प्रयोग किसी चिकित्सा के लिए किया जा रहा होगा, अर्थात चिकित्सा में इसका प्रयोग होगा, इसलिए इसका हम प्रयोग कर रहे हैं, इसका हम ट्रेड कर रहे हैं। तो बहुत से ऐसे आवश्यक कार्य होते हैं कि जिसके लिए हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे कार्यों के लिए हम क्या करेंगे? इसका ट्रेड करेंगे। इसलिए इसको कहते हैं आंशिक प्रतिबंध। तो अपेंडिक्स 1 पूर्णतः प्रतिबंध, क्योंकि इसमें ऐसे स्पीसीज को शामिल किया जाता है जो अब विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि विलुप्त होने की कगार पे हैं। लेकिन जो दूसरी लिस्ट होती है अपेंडिक्स 2, इसमें ऐसे स्पीसीज को शामिल किया जाता है जो निकट संकटग्रस्त हैं और इनका हम आंशिक प्रतिबंध लगाते हैं। इसी प्रकार जो तीसरी अपेंडिक्स होती है, इसमें ऐसे स्पीसीज को शामिल किया जाता है जो खतरे की संभावना अर्थात इनके ऊपर भी है। देखो, हमने थोड़ा सा बोलने में कंफ्यूजन कर दिया आपके सामने। यहां पर है, ये देखो, ये निकट भविष्य में विलुप्त, और हम इसको समझ लिए निकट भविष्य में संकटग्रस्त। देखो, समझने का फेर है, हम कुछ और ही समझ लिए, जबकि क्या था? निकट भविष्य में विलुप्त, और ये है विलुप्त होने की कगार पर। इसका तात्पर्य जो विलुप्त होने की कगार पे है वो कौन है? वो तो है आपका, सिंपल सी बात है, अति संकटग्रस्त है, क्योंकि वही विलुप्त हो जाएगा। जब जंगल से विलुप्त हो जाएगा या धरती से विलुप्त हो जाएगा, तो ये सब आते हैं। अर्थात उसमें हम जंगल से विलुप्त और क्रिटिकली इंडेंजर्ड को रख लेते हैं। लेकिन निकट भविष्य में विलुप्त हो जाएगा, इसका तात्पर्य है कि जो अभी इंडेंजर्ड है, अभी वल्नरेबल है, अभी क्रिटिकली में है, तो ये सब निकट भविष्य में क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे, अर्थात वो भी विलुप्त हो जाएंगे। तो ऐसे स्पीसीज का हम क्या करते हैं? आंशिक प्रतिबंध लगाते हैं। लेकिन जो विलुप्त होने की कगार पर अब पहुंच चुके हैं, उनका पूर्णतः हम प्रतिबंध कर देते हैं। लेकिन ऐसा स्पीसीज जो यहां पर अब देखिएगा खतरे की संभावना है जिसके ऊपर, अर्थात इनके ऊपर संकट है, अब इसका तात्पर्य है ये वल्नरेबल हैं, ये इंडेंजर्ड की लिस्ट में हैं, तो ऐसे स्पीसीज को हमको क्या करना है? इनका रेगुलेशन करना है। क्या करना है? रेगुलेशन करना है, अर्थात इनका नियमन करना होगा। इनका हम अविवेकपूर्ण तरीके से दोहन ना करें। ये बात आवश्यक है कि प्राकृतिक संसाधन है तो इनका दोहन किया ही जाएगा किसी न किसी रूप में, लेकिन हम इस प्रकार से दोहन सुनिश्चित करें कि जिससे पारिस्थितिकीय दक्षता हमारी सुनिश्चित हो सके, अर्थात हमारा उपभोग पुनरुत्पादन की दर से कम हो। हम उपभोग करें लेकिन साथ में पुनरुत्पादन की दर पर भी हम कार्य करें। तो इस प्रकार से इसका रेगुलेशन किया जाना चाहिए। किसका? जो इस अपेंडिक्स 3 में शामिल किए जाने वाले स्पीसीज होते हैं उनकी। तो ये 3 प्रकार की सूची जारी होती है, किसके द्वारा? इस साइट्स के द्वारा, जो किसके द्वारा एडमिन की जाती है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। यहां पर अगर हम बात करें, साइट्स का प्रत्येक 3 वर्षों पर आयोजन होता है, सम्मेलन होता है, और इसी का जो सम्मेलन होता है, एक सम्मेलन होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 10, और यह जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 10 है, यह हो रही थी 97 में। कहां हो रही थी? 97 में। ध्यान रखिएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 10
1997 में। यह कहाँ हो रही थी? जिम्बाब्वे के शहर हरारे में। कहाँ हो रही थी? हरारे में। और यहीं पर एक प्रोग्राम की शुरुआत की गई और उस प्रोग्राम का नाम था माइक प्रोग्राम, अर्थात माइक प्रोग्राम का यहां पर गठन किया गया। तो यह हमको ध्यान रखना है, माइक ये जो प्रोग्राम है इसका शुरुआत कब किया गया है? 1997 में। और यह किसके तहत माइक प्रोग्राम कार्य करता है? तो यह स्पष्ट होना चाहिए, यह साइट्स के अंतर्गत आने वाला एक कार्यक्रम है, एक प्रोग्राम है। साइट्स किसके अंतर्गत आता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। प्रश्न बहुत बेसिक होते हैं, लेकिन अगर हमको जानकारी स्पष्ट नहीं है तो हम प्रश्न का आंसर नहीं कर पाते हैं। अगर हमको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम नहीं पता है, अगर हमको साइट्स के बारे में पता नहीं है, तो फिर माइक का जवाब हम कैसे दे सकते हैं? क्योंकि माइक तो इसके सब पार्ट में आता है ना, तो इसलिए हमको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना होगा। तो यहां पर माइक का गठन किया गया था 1997 में। माइक का क्या तात्पर्य होता है, पहले तो हम इसी को स्पष्ट कर लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे अपने साइट्स पर। यहां पर अगर हम माइक के विषय में बात करें तो माइक का पूरा तात्पर्य यही होता है कि मॉनिटरिंग, क्या? मॉनिटरिंग द इनलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। माइक का ये पूरा नाम है। अर्थात जो हाथी होते हैं ये वैसे ही संकटग्रस्त की सूची में है, अर्थात इनकी स्पीसीज बहुत कम है और इनका इनलीगल ट्रेड काफी ज्यादा किया जाता है, क्योंकि इनका प्रत्येक अंग प्रत्यंग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है इंटरनेशनल मार्केट में। उसके बहुत प्रकार के प्रयोग हैं, इसलिए इसकी हम देखें अनाधिकृत तरीके से तस्करी की जाती है। तो इसलिए एक अलग से ही प्लेटफॉर्म बना दिया गया जिसका उद्देश्य ही है कि हाथियों की सुरक्षा इससे सुनिश्चित हो जाए। अर्थात मॉनिटरिंग करता है, मॉनिटरिंग मतलब होता है उसकी निगरानी करता है, किसका? द इनलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। जहां पर भी हाथियों का इनलीगल तरीके से किलिंग की जाती है उसकी मॉनिटरिंग करता है यह माइक। तो माइक एक प्रकार से इनलीगल किलिंग को रोकने के लिए एक नेटवर्क है, एक सिस्टम है जो क्या करेगा? निगरानी करेगा कि किसी भी हाथी का इनलीगल तरीके से इसकी हत्या न की जाए। क्योंकि जो गरीब देश होते हैं, अल्प विकसित देश होते हैं, इनके यहाँ जो बात करें हम आर्थिक विकास के, जब संसाधनों का अभाव होता है, रोजगार का अभाव होता है, ये लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किसी ना किसी प्रकार से इस प्रकार के कृत्य करने लगते हैं। तो इसलिए इस कृत्य को रोकने के लिए एक तो भय का माहौल तो होना ही चाहिए कि आपको दंडित किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ सरकार को भी एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। ऐसा कार्य लोग कर क्यों रहे हैं? पैसे के लिए कर रहे हैं, तो कम से कम उनकी बेसिक आवश्यकताएं जब पूरी होती रहेंगी तो वे लोग इस प्रकार का कृत्य नहीं करेंगे। कोई किसी भी प्रकार का अगर अनैतिक कार्य करता है तो शौक से नहीं करता है, अवश्य उसके पीछे कोई ना कोई मजबूरी होती है। तो इसलिए अगर हम इसको वास्तव में सही तरीके से रेगुलेट करना चाहते हैं तो हमको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जो लोग इस कृत्य में लिप्त हैं उनके लिए कुछ विकल्प भी सुनिश्चित किया जाए कि जिससे वे लोग इसके स्थान पर कोई और कार्य सुनिश्चित कर सकें। लेकिन यहां पर यह जो साइट्स के तहत ही आपका यह माइक प्रोग्राम कार्य करता है, तो साइट्स के तहत ही मॉनिटर किया जाता है। और साइट्स किसके तहत आता है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। भारत में जो है यह प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, भारत का एक प्रोजेक्ट एलिफेंट है। और यही प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है यह माइक प्रोग्राम को एडॉप्ट किया है, क्योंकि माइक प्रोग्राम क्या है? एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, तो भारत भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो भारत का कौन सा विंग इसमें पार्टिसिपेट करता है? वह है प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट ही इस माइक प्रोग्राम को भारत में प्रमोट करता है या इसको सुनिश्चित करने का कार्य करता है। तो
तो भारत का जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है यह कब से भारत में एक्टिवेट है, वह है 1993 का है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है यह 1992 का है। कब का है? 1992 का है। 1992 से ही भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और यही प्रोजेक्ट एलिफेंट आगे चल करके 97 में जब इंटरनेशनल माइक प्रोग्राम की शुरुआत की गई तो उसको भी भारत में एग्रेसिव तरीके से प्रमोट कर रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है यह कब से चल रहा है? यह चल रहा है 1992 से। प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 का है। तो 1973 और यह 1990, एक साल का मतलब 3 और 2, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्योंकि 72 में है स्टॉकहोम, उसी की एक साल बाद प्रोजेक्ट टाइगर है और ये है 92 का है। कब का है? 92 का है। यही माइक प्रोग्राम को भारत में क्या करता है? इनिशिएटिव के तौर पर इसको आगे बढ़ाता है। फिर यहां पर बात करें कि भारत में जो हाथी हैं, यह रिजर्व इसी प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत ही बनाए जाते हैं। भारत में जो हाथियों के रिजर्व हैं ये कौन बनाता है? प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत ही बनाए जाते हैं। यही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है। फिर अगर बात करें अफ्रीका में वर्तमान में देखे जाएं तो कितने आपके माइक के साइट हैं? टोटल है 50। अफ्रीका में माइक अर्थात मॉनिटरिंग द इनलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट के जो क्षेत्र हैं चिन्हित किए गए हैं, अफ्रीका में 50 ऐसे रीजन हैं जहां पर हाथियों की इनलीगल किलिंग की जाती है। इसी प्रकार एशिया में भी कुछ प्लेस हैं जहां पर हाथियों की इनलीगल तरीके से किलिंग की जाती है। तो एशिया में ऐसे कितने क्षेत्र हैं जो चिन्हित किए गए हैं? टोटल 28 हैं। कितने हैं? 28 हैं। एशिया में है 28। अफ्रीका में कितने हैं? अफ्रीका में है 50। एशिया में हैं तो 28, लेकिन इसमें से 10 भारत में ऐसे प्लेस हैं जहां पर हाथियों की अनाधिकृत तरीके से किलिंग की जाती है। भारत में कितने हैं? 10। आपसे पूछा जा सकता है भारत में माइक के कितने साइट हैं? तो 10 हैं। ये अच्छी बात नहीं है, जितना कम हो उतनी अच्छी बात है, क्योंकि हाथियों की इन 10 स्थानों पर अनाधिकृत तरीके से हत्या की जाती है, जो कहीं से भी मानवता के और पर्यावरण के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। यहां पर अगर बात किया जाए कौन कौन से प्लेस हैं जहां पर इनलीगल किलिंग भारत में की जाती है, यहां पर सबसे पहला स्थान है चिरांग रियू और ये है आसाम में। कहां पर है? आसाम में। इसी प्रकार दूसरा देहिंग पतकई, ये भी कहां पर है? आसाम में है। ये कह सकते हैं एलिफेंट रिजर्व हैं। क्या है? एलिफेंट रिजर्व हैं और यहीं पर इनलीगल किलिंग की जाती है। फिर इसी प्रकार है ईस्टर्न दोर्स है वेस्ट बंगाल में, यहां पर भी इनलीगल किलिंग की जाती है। और आगे हम अगर बात करें तो यहां पर हमको देखने को मिलता है देवमाली अरुणाचल प्रदेश में। देवमाली अरुणाचल प्रदेश में यहां पर भी इनलीगल किलिंग की जाती है। उसके पश्चात गारो हिल मेघालय में, यहां पर इनलीगल किलिंग की जाती है। तो ये जो आपने प्लेस देखा ये सब ज्यादातर पूर्वोत्तर के हैं या वेस्ट बंगाल के हैं। जहां पर जंगल होगा वहीं पर हाथी होगी और यहां पर बहुत सी ट्राइब कम्युनिटी रहती है। अब ट्राइब कम्युनिटी हाथियों की इनलीगल किलिंग क्यों करती है? पैसे चाहिए उसको, क्योंकि समाज का वो सबसे वंचित और शोषित तबका होता है। तो जैसे और लोग अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं, वैसे ये लोग भी अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज की मुख्य धारा में ये लोग सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, चाहे जिस भी कारण से। इसलिए ये लोग अनाधिकृत तरीके से पैसा या धन अर्जित करने के लिए हाथियों की अनाधिकृत तरीके से हत्या करके उनका ट्रेड भी करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए हमको रेगुलेट करने के साथ साथ उनके लिए एक अवसर भी देना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वह अपने जीविका का अन्य साधन भी सुनिश्चित कर सकें। तो जाकर के समस्या का समाधान होगा। केवल दंड देने से कोई समस्या सुलझ नहीं सकती है, क्योंकि अगर आपके पास खाने को नहीं है तो फिर आप कोई न कोई गलत कार्य तो कर ही सकते हैं। तो इसलिए हमको हर पक्ष को ध्यान में रख करके एक समस्या का समाधान करना चाहिए। खैर,
अगर आगे हम देखें तो उड़ीसा में मयूरभंज है, यहाँ पर भी हाथियों की इनलीगल किलिंग होती है। मैसूर है कर्नाटक में, यहाँ पर भी हाथियों की इनलीगल किलिंग होती है। और अगर बात करें तो नीलगिरी है तमिलनाडु में, यहाँ पर भी हाथियों की इनलीगल किलिंग होती है। शिवालिक है उत्तराखंड में, यहाँ पर भी हाथियों की इनलीगल किलिंग होती है। और ब्यानाड केरल में है, यहाँ पर भी हाथियों की इनलीगल किलिंग होती है। तो साइट्स यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत है, और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो 10वां सम्मेलन था, जो कहाँ किया गया था, हरारे जिम्बाब्वे में, वहां पर माइक प्रोग्राम की शुरुआत की गई। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट ने इस माइक प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, और इसके तहत भारत में 10 माइक के साइट चिन्हित हैं जहां पर हाथियों की अनाधिकृत तरीके से हत्या की जाती है। और अपेंडिक्स 3 प्रकार की सूची जारी करता है। यहां पर अगर आगे बात करें हम, तो जो हाल में सम्मेलन हुआ है माइक का, माइक नहीं बल्कि साइट्स का जो सबसे लेटेस्ट सम्मेलन हुआ है वह कहां हुआ है, 2022 में हुआ है। कब हुआ है, 2022 में। तो यह हमको ध्यान रखना है, इसका जो सबसे लेटेस्ट सम्मेलन हुआ है 2022 में, और यह सम्मेलन था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 19। तो आप देखिए, हमने आपसे एक बार नहीं कई बार कहा कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCCC के लिए भी होता है, UNCCD के लिए भी होता है, और जितने भी हमने कार्यक्रम देखे, रामसर आर्द्रभूमि का भी होता है। तो सम्मेलन सब में होता है, कोई विशेष चिंता का विषय नहीं है। और उसी प्रकार साइट्स का भी सम्मेलन होता है, इसको भी हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये हमको ध्यान में रखना होगा। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 19 2022। कोस्टारिका पनामा सिटी कैरेबियन कंट्री है। कोस्टारिका राष्ट्र है और इसका एक शहर है जिसका नाम है पनामा सिटी। और एक कोस्टारिका कहां पर है, तो एक कैरेबियन देश है। कैरेबियन देश का तात्पर्य है कि USA है, USA के नीचे मैक्सिको है, मैक्सिको के नीचे आप देखेंगे तो मिलता है कैरेबियन राष्ट्र मिलते हैं, जो मैक्सिको की खाड़ी के चारों तरफ ऐसे फैले हुए, और उसी में एक राष्ट्र है जिसका नाम है कोस्टारिका। और कोस्टारिका का एक शहर है जिसका नाम है पनामा सिटी, और यही पनामा सिटी में ही या कह सकते हैं साइट्स का 19 नंबर का प्रोग्राम आयोजित किया गया था। यहां पर जो विशेष इनिशिएटिव लिया गया था उसका नाम आप सोचिए, यहां पर एक कछुआ है जिसका नाम है बटागुर कछुआ। इस बटागुर कछुआ को अपेंडिक्स 1 में शामिल किया गया। अपेंडिक्स 1 अर्थात साइट्स का जो सबसे संवेदनशील लिस्ट है, जिसमें किसी भी प्रकार का अब इनका ट्रेड नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूर्णतः प्रतिबंधित होते हैं, क्योंकि यह विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो बटागुर कछुआ को, यह भारत का है, तो बटागुर कछुआ को साइट्स ने अपेंडिक्स 1 में डाल दिया है। इसका तात्पर्य है अब बटागुर कछुआ का किसी भी प्रकार से इंटरनेशनल ट्रेड नहीं किया जा सकता है, ये पूर्णतः प्रतिबंधित है। ये बात ध्यान रखिएगा। अपेंडिक्स 2 में है, इसमें है अपेंडिक्स 2 में है। यदि अपेंडिक्स 2 में है तो आंशिक प्रतिबंधित है। कैसा है, आंशिक है। आंशिक का तात्पर्य है कि इसका कुछ ट्रेड अभी होगा, पूर्णता नहीं, कुछ ट्रेड अभी यहां पर किया जाएगा। लेकिन इसकी पहचान क्या है, तो ये जो है यह किस कलर का है, ये देखिएगा, यह लाल खोल वाला है। कैसा है, यह एक लाल खोल वाला कछुआ है, और यह कहां पाया जाता है, बंगाल के आसपास पाया जाता है। अर्थात जो बंगाल की खाड़ी का जो हमारा वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश है, उस रीजन में यह बटागुर कछुआ पाया जाता है, जो देखा जाए तो कैसा है, निकट भविष्य में विलुप्त हो सकता है। कैसा, निकट भविष्य में विलुप्त हो सकता है, इसीलिए इसको अपेंडिक्स 2 में डाला गया। कहां डाला गया है, अपेंडिक्स 2 में, क्योंकि यह निकट भविष्य में क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, निकट भविष्य में विलुप्त हो जाएगा। यह करंट का पॉइंट है बटागुर कछुआ, क्योंकि हाल का है, 2022 का है, यह निकट भविष्य में विलुप्त हो सकता है, इसलिए साइट्स ने इसको अपेंडिक्स 2 में शामिल कर लिया। किस में शामिल किया है, अपेंडिक्स 2 में शामिल किया गया है, इसलिए इसका अब आंशिक क्या होगा, प्रतिबंध होगा, पूर्णता नहीं, आंशिक प्रतिबंध किया जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें, और इसमें एक खास बात है, इसी बटागुर कछुआ को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम
के तहत, किसके तहत, 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके तहत भी इसको क्या किया गया है, संरक्षित करने की बात किया गया है। एक प्रकार से यह पटागुर कछुआ पहले से ही 1973 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत संरक्षण सुनिश्चित करने की बात कही गई है। साथ में इसको साइट्स ने अपने अपेंडिक्स 2 में शामिल कर लिया गया है, अर्थात इसको अब पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं बल्कि आंशिक प्रतिबंध की लिस्ट में डाल दिया गया है। तो यह बात है इस कोस्टारिका के दौरान जब सम्मेलन हो रहा था साइट्स का, वहां पर यह निर्णय लिया गया था। अब अगर इसके पश्चात एक दो और छोटे छोटे पॉइंट है उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसके पश्चात हम पहुंचते हैं 1976 में। कब पहुंचते हैं, 1976 में। और यहां पर एक इनिशिएटिव लिया गया जिसका नाम है ट्रैफिक। यह ट्रैफिक वैसे ही है जैसे ट्रैफिक हम लोगों का होता है, बस ये ट्रैफिक थोड़ा दूसरे दृष्टिकोण में है। यह एक प्रकार का नेटवर्क है। क्या है, एक प्रकार का नेटवर्क है। अगर हम ट्रैफिक का पूरा नाम देखें तो इसका नाम है ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फाउना इन कॉमर्स। अर्थात जिस भी पर्टिकुलर स्पीसीज का, चाहे वह फ्लोरा जगत की हो चाहे वह फाउना जगत की हो, उसका जो भी हम लोग ट्रेड करते हैं उसका हमारे पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। अर्थात इस ट्रैफिक का काम यही है, यह लेखा जोखा तैयार करता है। क्या तैयार करता है, लेखा जोखा तैयार करता है और यह देखता है कि किस पर्टिकुलर स्पीसीज का कितना ट्रेड किस राष्ट्र से किस राष्ट्र में हो रहा है, या बस उसका रिकॉर्ड तैयार करता है। ध्यान रखिएगा, अर्थात हर प्रकार की कमोडिटी का यह क्या करता है, एक डाटा बेस तैयार करता है। कौन, ट्रैफिक। तो यह हमको ध्यान रखना है कि ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फाउना इन कॉमर्स, क्योंकि उसका एक विश्लेषण करता है और देखता है। लेकिन द वाइल्ड लाइफ, यहां पर द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है। ये क्या है, एक नेटवर्क है। अब ऐसा तो है नहीं यह जाके पर्टिकुलर हर जगह करेगा, हर जगह अपना एक केंद्र बनाया है, वहां से आंकड़ा इकट्ठा करता है और उस आंकड़े का क्या करता है, विश्लेषण करता है। अर्थात सबको अपने निगरानी प्रणाली में शामिल किया गया। ये एक नेटवर्क है। क्या है, एक नेटवर्क है। जैसे सब लोग नेटवर्क के माध्यम से क्या होते हैं, आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, वैसे एक नेटवर्क बनाया जाएगा। किसका, जो लोग इस ट्रैफिक के सदस्य होंगे वे लोग अपने देश में इसका एक केंद्र स्थापित करेंगे, उसके कई सब केंद्र स्थापित होंगे, फिर वहां पर हर पर्टिकुलर ट्रेड की जाने वाली कमोडिटी का रिकॉर्ड होगा और उस रिकॉर्ड का जो आंकड़ा है उसका एक्सेस इसको होगा, जिससे यह स्पष्टता हो सके कि किस कमोडिटी का कितना ट्रेड आप कर रहे हैं और किस राष्ट्र के साथ कर रहे हैं। इससे क्या होगा, हमको यह सहजता होगी आइडेंटिफाई करने में कि क्या इस दौरान किसी ऐसे स्पीसीज का ट्रेड तो नहीं हो रहा है कि जो इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड या विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। तो उन्हीं सबको मॉनिटर करने के लिए यह ट्रैफिक की व्यवस्था बनाई गई। कब, 1973 में। इसकी देखरेख दो लोगों के द्वारा की जाती है ट्रैफिक की। एक तो IUCN करता है इसका निगरानी और दूसरा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के इस ट्रैफिक को रेगुलेट करते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें तो यह एक संयुक्त संरक्षण कार्यक्रम है। किसका, IUCN और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। आपसे पूछा जा सकता है वर्ल्ड वाइड फंड नेचर यह किसका एक संगठन है, तो यह दो बॉडीज का IUCN प्लस वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का एक संयुक्त कार्यक्रम है। लेकिन यह एक गैर सरकारी संगठन है, कोई सरकारी संगठन नहीं है। कैसा है, गैर सरकारी संगठन है, अर्थात एक NGO है। और यह एक प्रकार का नेटवर्क है जो क्या करता है, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस करता है फॉर फ्लोरा एंड फाउना इन कॉमर्स। ये इसका फ्लोरा और फाउना जगत का जो स्पीसीज है इसके कॉमर्स का क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हर प्रकार की कमोडिटी, हर प्रकार की कमोडिटी मतलब जो फ्लोरा और फाउना से संबंध रखती है, बस उसी का। ऐसा मत कहिएगा कि आप
आयरन का कोई आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसका नहीं, अर्थात जिसमें किसी प्राणी का सम्मिलन हो या किसी वनस्पति का सम्मिलन हो, ऐसे कमोडिटी का ये क्या करता है, केवल एनालिसिस करता है, बाकी का नहीं। साथ में इसी प्रकार का एक और इनिशिएटिव है। वैसे तो यह इनिशिएटिव काफी बाद का है, लेकिन फिर भी क्योंकि इससे संबंध रखता है इसलिए यहां पर हम डिस्कस करते हैं, बस और उद्देश्य कोई नहीं है। वैसे ये चर्चा काफी बाद की है, 2005 की है, लेकिन फिर भी यहां पर ध्यान रखना है CAWT। ये जो CAWT है इसका तात्पर्य है एक कोलिशन है अगेंस्ट, कोलिशन मतलब होता है एक संगठन है, किसके अगेंस्ट संगठन बनाया गया है, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, अर्थात जो वन्य जीव होते हैं इनके ट्रैफिकिंग मतलब होता है तस्करी। क्या होता है, इसका तात्पर्य होता है तस्करी, अर्थात जो वन्य जीव हैं वन्य जीवों की तस्करी को रोकने के लिए, जिससे इनकी तस्करी ना हो सके, एक कोलिशन बनाया गया है, एक समूह बनाया गया, एक संगठन बनाया गया, उसका नाम ही है CAWT। और यह जो कोलिशन बनाया गया है ये 2005 का है। कब का है, 2005 का है। और यह एक ऐच्छिक गठबंधन है, कोई बाध्यकारी नहीं है, अर्थात जो भी राष्ट्र वन्य जीव की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है वह इसका सदस्य बन सकता है। अगर उसकी इच्छा है कि वन्य जीवों की निर्मम हत्या ना की जाए और वन्य जीव हमारे धरती से विलुप्त ना हो जाए, अगर वो चाहता है तो फिर इसका वो सदस्य स्वैच्छिक तरीके से बन सकता है और अपना योगदान दे सकता है। इसलिए यह एक ऐच्छिक संगठन है। कैसा है, ऐच्छिक संगठन है और यह 2005 का है। यह संगठन करता क्या है, जो ट्रैफिकिंग होती है वन्य जीवों की, अर्थात तस्करी होती है, उसी तस्करी को रोकने के लिए यह संगठन बनाया गया है CAWT। और उद्देश्य यही है, इन सबका उद्देश्य क्या है, वन्य जीव संरक्षण की सुरक्षा या वनस्पतियों की सुरक्षा, और उद्देश्य क्या होगा, जैव विविधता की वृद्धि होगी। क्या होगी, जैव विविधता की वृद्धि होगी। तो ये सब इसके उद्देश्य है। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं वन्य जीव एवं उनसे संबंधित उत्पादों की बढ़ती अवैध तस्करी पर लोगों का तथा सरकारों का ध्यान आकर्षित करना है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जिससे सरकार का भी इस पे ध्यान जा सके और लोगों का ध्यान आकर्षित हो जाए। यह सब काम यह CAWT करता है, जो 2005 का एक कोलिशन है। तो ये चर्चाएं आज के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब शेष चर्चाएं हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। वहां पर भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से जैव विविधता की सुरक्षा के लिए अन्य कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए हैं, और इसी की चर्चा करते हुए हम 1992 तक पहुंचेंगे। तो ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।